तो आज हम एक बेहद अहम और कह सकते हैं संवेदनशील विषय पर बात कर रहे हैं। ये विषय जुड़ा है विश्वविद्यालयों में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए यूजीसी के कुछ नए नियमों से, जिन पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। हाँ बिल्कुल। और इस पूरे मामले को समझने के लिए हमारे पास राजनेता चंद्रशेखर आजाद का एक इंटरव्यू है, जिसमें उन्होंने इस फैसले पर अपनी काफी तीखी प्रतिक्रिया दी है। तो चलिए इस मामले की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि ये नियम क्यों बनाए गए थे। रोहित वेमुला और उन सब घटनाओं के बाद, है ना? हाँ, रोहित वेमुला और डॉक्टर पायल तड़वी जैसे छात्रों की जो दुखद घटनाएं हुई, उनके बाद अकादमिक संस्थानों में एक सुरक्षित माहौल बनाने की मांग तेज हुई थी। यूजीसी के ये दिशा निर्देश उसी दिशा में एक कदम थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। हाँ, कि छात्रों की सुरक्षा और ऐसे कानूनों के संभावित दुरुपयोग के बीच वो संतुलन कैसे बनाया जाए। तो चलिए शुरुआत चंद्रशेखर आजाद की सबसे पहली और सबसे तीखी प्रतिक्रिया से करते हैं। इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो न्यायपालिका का सम्मान तो करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि सरकार ने इस मामले में अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखा। हाँ, जिसकी वजह से रोक लगी। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि इस फैसले ने एक तरह से जातीय भेदभाव को लीगलाइज कर दिया है। ये तो बहुत ही गंभीर आरोप है। ये एक बेहद मजबूत राजनीतिक बयान है, लेकिन इसके जवाब में हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक लगाई क्यों? हाँ, उनकी क्या चिंताएं थी? जैसा कि इंटरव्यू में भी जिक्र है, कोर्ट की मुख्य चिंता नियमों की भाषा को लेकर थी। कोर्ट ने कहा कि भेदभाव या उत्पीड़न की जो परिभाषा है वो बहुत अस्पष्ट और खुली है। एक मिनट, ये अस्पष्ट और खुली परिभाषा, इसका मतलब क्या है? कोई असल जिंदगी का उदाहरण दे सकते हैं ताकि ये सुनने में बहुत कानूनी ना लगे? बिल्कुल। मिसाल के तौर पर नियमों में अनजाने में हुआ अपमान या असंवेदनशील टिप्पणी भी भेदभाव के दायरे में आ सकती थी। अच्छा। अब आप सोचिए, एक प्रोफेसर किसी छात्र को उसकी खराब परफॉर्मेंस के लिए डांटता है या कहता है तुम्हारी मेहनत में कमी है। तो कोर्ट की चिंता ये थी कि क्या छात्र इसे अपनी जाति से जोड़कर उत्पीड़न का मामला बना सकता था? क्या इससे प्रोफेसरों में एक डर का माहौल बन जाएगा कि वो छात्रों को खुलकर फीडबैक भी ना दे पाए? बिल्कुल। इसी अस्पष्टता पर कोर्ट ने सवाल उठाया कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। अच्छा, तो ये डर था कि कहीं ये सुरक्षा देने वाला कानून वो एकेडमिक आजादी पर ही हमला ना कर दे। हाँ, लेकिन इस पर आजाद का जवाब भी तो है। उन्होंने कहा कि अभी तक तो इन नियमों के तहत एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ था। सही बात है। तो ये दुरुपयोग का डर तो पूरी तरह से काल्पनिक है। वो कह रहे हैं कि आप एक असली जीती जागती समस्या को एक काल्पनिक डर की वजह से नजरअंदाज कर रहे हैं। और उन्होंने इस तर्क को और मजबूत करने के लिए एक तुलना भी की। उन्होंने सवाल उठाया कि जब वो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले जैसे मामले सालों से कोर्ट में लटके हैं, हाँ वो तो हैं, तो इस मामले में इतनी तेजी क्यों दिखाई गई? उनका इशारा साफ तौर पर इस प्रक्रिया के पीछे की नीयत पर था। वो इसे सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं देख रहे हैं, वो इसे एक राजनीतिक कदम के तौर पर देख रहे हैं। बिल्कुल। तो एक तरफ है नियमों के गलत इस्तेमाल का डर, और दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग हैं जो कहते हैं कि असली समस्या तो कहीं और है, और वो है इन नियमों को लागू करने वाली कमेटियों की बनावट में। चलिए अब इस इक्विटी कमेटी वाले एंगल को समझते हैं। हाँ, इस पर भी एक बड़ा विवाद है। क्या है ये? ये विवाद कमेटी की संरचना को लेकर है। आलोचकों का सवाल था कि कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और दिव्यांग सदस्यों को रखना अनिवार्य क्यों है, जबकि सामान्य वर्ग के किसी सदस्य की कोई अनिवार्यता नहीं है। तो उनका तर्क ये है कि ये नियम पहले से ही मानकर चल रहा है कि उत्पीड़न करने वाला हमेशा सामान्य वर्ग का ही होगा। हाँ, यही आरोप है। ये सुनने में तो एक वाजिब सवाल लगता है। क्या ये एक तरह का रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? देखिए, सतह पर ये सवाल बिल्कुल वाजिब लगता है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद का जो जवाब है वो इस मुद्दे की जड़ तक जाता है। उन्होंने साफ किया कि कमेटी के बाकी सदस्य जैसे वाइस चांसलर या प्रोफेसर, वो तो सामान्य वर्ग से हो ही सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं। मुद्दा अनिवार्यता का है। उन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी समुदायों के सदस्यों की अनिवार्यता इसलिए रखी ताकि उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके, जिनकी आवाज अक्सर अनसुनी रह जाती है। लेकिन प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की इतनी जरूरत क्यों पड़ी? यहीं पर उन्होंने कुछ चौंकाने वाले आंकड़े सामने रखे। उन्होंने बताया कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एससी के 64%, एसटी के 83% और ओबीसी के 80% आरक्षित पद खाली पड़े हैं। इतने ज्यादा? हाँ, ये आंकड़ा सुनने में बस एक नंबर लगता है,
पर सोचिए इसका मतलब क्या है। मतलब ये है कि कई पीढ़ियों के छात्रों ने अपने पूरे अकादमिक जीवन में शायद ही अपने समुदाय का कोई प्रोफेसर या कोई सीनियर अधिकारी देखा हो। बिल्कुल। तो आजाद का तर्क था कि जब व्यवस्था में इन समुदायों का प्रतिनिधित्व पहले से ही इतना कम है, तो बिना अनिवार्यता के ये कैसे सुनिश्चित होगा कि उनकी सुरक्षा के लिए बनी कमेटी में उनकी आवाज शामिल होगी। मतलब ये एक तरह से सिस्टम की कमी को दूर करने की कोशिश थी। सही कहा। तो ये नियम किसी पर आरोप लगाने के लिए नहीं, बल्कि प्रतिनिधित्व के भारी असंतुलन को ठीक करने के लिए बनाया गया था। ये एक बिल्कुल अलग नजरिया है। लेकिन यहीं पर एक और उलझा हुआ सवाल आता है जो इंटरव्यू में भी पूछा गया, ओबीसी समुदाय को लेकर। हाँ, और ये इस बहस का शायद सबसे जटिल हिस्सा है। क्या था वो सवाल? सवाल ये था कि SC/ST के साथ OBC को पीड़ितों की सूची में क्यों रखा गया है, जबकि कई जमीनी हकीकतें ये हैं कि कई मामलों में OBC समुदाय के लोगों पर भी SC/ST समुदायों के साथ भेदभाव करने के आरोप लगते हैं। अच्छा, तो क्या आजाद ने इस हकीकत को नकारा? बिल्कुल नहीं, और यही उनके जवाब की खास बात थी। उन्होंने इस सच को माना। उन्होंने वो कहावत कही कि जिसको जहां मौका मिला है वो इसका फायदा उठाता है। मतलब उन्होंने स्वीकार किया? हाँ, उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ मामलों में OBC समुदाय के लोगों ने भी SC/ST का शोषण किया है। लेकिन इसके बाद उन्होंने दो बड़ी बातें कही। क्या? पहली, उन्होंने याद दिलाया कि OBC समुदाय खुद भी भेदभाव का शिकार होता है, और इसके लिए उन्होंने एक पूर्व मुख्यमंत्री के दफ्तर को पवित्र करने के लिए गोमूत्र से धोए जाने का उदाहरण दिया। और दूसरी बात? दूसरी और ज्यादा जरूरी बात, उन्होंने ये कही कि SC/ST एक्ट जैसे जो कानून है वो किसी व्यक्ति के अपराध पर लागू होते हैं, उसकी जाति पर नहीं। अच्छा, मतलब अगर कोई OBC व्यक्ति किसी SC व्यक्ति के साथ भेदभाव करता है तो कानून उस पर भी उतनी ही सख्ती से लागू होगा। वो SC/ST और OBC को एक बड़े परिवार के तौर पर देखते हैं। एक परिवार जिसमें अंदरूनी समस्याएं हो सकती हैं। आज की पीढ़ी वो तो ज्यादा पढ़ी लिखी और जागरूक है। हम इंटरनेट के जमाने में जी रहे हैं, तो क्या ये समस्या वाकई आज के विश्वविद्यालयों में उतनी ही बड़ी है, या हम पुरानी पीढ़ी के गुनाहों की सजा आज के युवाओं को दे रहे हैं? ये सवाल सीधे तौर पर इंटरव्यू में पूछा गया था कि क्या हम आज के छात्रों पर जातिवादी होने का ठप्पा लगा रहे हैं। हाँ। इस धारणा के जवाब में चंद्रशेखर आजाद ने कुछ परेशान करने वाले तथ्य रखे। उन्होंने आंकड़ा दिया कि उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव की शिकायतों में 118% की बढ़ोतरी हुई है। ये 118%, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, कमी नहीं, बढ़ोतरी। और सिर्फ आंकड़े नहीं, उन्होंने हाल के उदाहरण भी दिए। उन्होंने रोहित वेमुला और पायल तड़वी की मौत को संस्थागत हत्या कहा। और ये साबित करने के लिए कि ये समस्या सिर्फ कैंपस तक सीमित नहीं है, उन्होंने IAS टॉपर टीना डाबी का उदाहरण दिया। अच्छा, जिन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया था। हाँ, जिन्हें अपनी जाति की वजह से भयानक ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। उनका पॉइंट ये था कि शिक्षा ने जातिवाद को खत्म नहीं किया है, बस उसके रूप को बदल दिया है। अब वो ज्यादा पढ़ा लिखा और ज्यादा डिजिटल हो गया है। इंटरव्यू में आजाद ने इस UGC विवाद को कुछ और बड़े राजनीतिक सवालों से भी जोड़ा। वो बार बार सरकारी संस्थानों में खाली पड़ी आरक्षित सीटों के बैकलॉग का मुद्दा उठा रहे थे। बिल्कुल, उनके लिए ये सरकार की नीयत परखने का सबसे बड़ा पैमाना है। उनका सीधा सवाल था कि अगर सरकार सच में इन वर्गों की हितैषी है, तो ये हजारों पद सालों से खाली क्यों पड़े हैं? हाँ, वो इसे एक इरादतन लापरवाही के तौर पर देखते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने EWS आरक्षण पर भी सवाल उठाए, है ना? हाँ, और उन्होंने इन दोनों मुद्दों को एक साथ रखकर एक बड़ी बहस छेड़ी। उनका तर्क था कि भारतीय संविधान में आरक्षण का आधार सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन रहा है, आर्थिक नहीं। अच्छा। तो उन्होंने इस बात पर हैरानी जताई कि सुप्रीम कोर्ट ने 10% EWS आरक्षण को तो संवैधानिक मान लिया, जो आरक्षण के मूल आधार को ही बदलता है। लेकिन इन सुरक्षात्मक दिशा निर्देशों पर रोक लगा दी। हाँ, जो मौजूदा अधिकारों को ही मजबूत करने के लिए थे। उनकी नज़र में ये न्यायपालिका के दो अलग अलग मामलों पर दो अलग अलग मानदंडों को दिखाता है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो एक तस्वीर उभरती है। एक तरफ समाज में गहरी पहट बना चुका जातिगत भेदभाव है, जिससे लड़ने के लिए मजबूत और साफ कानूनों की जरूरत महसूस होती है। और दूसरी तरफ ये एक जायज डर भी है कि अगर कानून अस्पष्ट हुए तो वो समाज में न्याय लाने की बजाय और ज्यादा बंटवारा और अविश्वास पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा।
और यहीं पर चंद्रशेखर आजाद की इंटरव्यू की एक बात सोचने पे मजबूर करती है, जो इस कानूनी दांवपेच से आगे की है हो सकते। तो फिर क्या है? असली समाधान तो बचपन से दी जाने वाली शिक्षा में है। बच्चों को ये सिखाना होगा कि किसी के मन को ठेस ना पहुंचाएं और दूसरों के दर्द को महसूस करना सीखें। तो हम अपने श्रोताओं को इसी सवाल के साथ छोड़ सकते हैं, क्या कानून कभी उन समस्याओं को पूरी तरह से हल कर सकते हैं जिनकी जड़ें सदियों पुरानी सामाजिक मानसिकता में हों? या फिर असली लड़ाई हमारे कोर्ट कचहरी में नहीं, बल्कि हमारे घरों, स्कूलों और हमारी अपनी सोच में लड़ी जानी बाकी है?